अस्सलाम वालेकुम। हम आज अपने स्ट्रेटेजिक फाइनेंस के नए टॉपिक के साथ, इसका नेम है कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। तो आज कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के ऊपर स्ट्रेटेजिक फाइनेंस में के अंदर हम जो है डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करें, आप सबसे अगेन ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी हमारी अपडेटेड वीडियोज़ हों आप उनके साथ अपडेटेड रह सकें। Now, let's start our chapter number 2, topic second, that is corporate financing with some stylized facts. बेसिकली इसके अंदर जो है वो हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग क्या है, उसकी बेसिक्स क्या हैं, उसके अंदर डिफरेंट आपकी आवाज कट रही है। आवाज तो अंदर ही जी। हमने जो डिस्कशन करनी है, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, जिसके अंदर जो है वो हम इस चीज़ की डिस्कशन करेंगे कि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग क्या होती है। कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में जो है आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इसमें जो है वो हम किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। आपकी डेट फाइनेंसिंग हो सकती है, इक्विटी फाइनेंसिंग हो सकती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। तो अगर इसमें जो है वो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, one of the goals of corporate finance theory is to help predict or advise on security issues and payout policies at various stages of a firm's life cycle. तो अगर हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, या जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल है, वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड किया जाए कि उनकी जो लाइफ साइकिल की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उस पे उन्होंने जो सिक्योरिटीज को इशू करना है फॉर फाइनेंसिंग, जो है उनको फाइनेंसिंग चाहिए, उस फाइनेंसिंग के लिए उन्होंने जो डिफरेंट सिक्योरिटीज को इशू करना है, वो कौन कौन सी सिक्योरिटीज को इशू कर सकती हैं, किस स्टेज पे कौन सी सिक्योरिटीज उनके लिए इशू करना बेटर होंगी, और पे आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर उन्होंने इक्विटी सिक्योरिटीज को इशू किया है और वहां पर उन्होंने डिविडेंड्स की पेमेंट करनी है, तो उससे रेलेवेंट पॉलिसीज को जो है वो डिफाइन किया जा सके। So there is much discretion involved in specifying a security's cash flow rights, control rights, and other rights, including collateral options and the contingencies under which these rights are triggered and exercised. उसकी रीजन क्या है कि सिक्योरिटीज को इशू करना, उसमें आपके पास जो है वो डिस्क्रिशंस काफी ज्यादा है, उसमें आपके पास ऑप्शंस काफी ज्यादा होती हैं। लाइक एक सिक्योरिटी को अगर आपने इशू करना है तो उस सिक्योरिटीज के कैश फ्लो के राइट्स क्या होंगे, उस सिक्योरिटी के कंट्रोल राइट्स क्या होंगे, उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोलेट्रल या सिक्योरिटी जो है वो आप क्या देंगे, क्या उसके अगेंस्ट कोई कोलेट्रल होगी, मींस उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटीज रखी जाएंगी या नहीं होगी, उन सिक्योरिटीज के ऊपर ऑप्शंस होंगी या नहीं होंगी, या कोई कॉन्टीजेंसीज होंगी या नहीं होंगी। तो ये वो तमाम मैटर्स हैं कि जब भी हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्योरिटीज को इशू करना है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, ये डिफरेंट राइट्स हैं, डिफरेंट डिस्क्रिशंस हैं, जिसके दरमियान आपको डिसीजन करना पड़ता है। तो अब इनमें से कौन सी चीजें हमारे लिए बेहतर होंगी, किस लाइफ स्टेज पे, किस लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे जो है वो आप कौन सी ऑप्शंस आपके लिए ज्यादा बेहतर हैं, इस मैटर को हमने जो है वो डिस्कस करना है, जिसको हम कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग कहते हैं। इसके अंदर now there are wide variety of claims in corporate financing. The simplest form of debt is a claim to a predetermined level on the firm's income. तो सबसे पहले तो जो है वो आपके पास डेट लेवल हो सकता है कि सिंपलेस्ट डेट जो है कि आप एक डेट जो है वो इशू कर दें, और जब आप डेट इशू करते हैं तो जो डेट होल्डर्स होते हैं जिन्होंने उस डेट को परचेज किया है, उनका क्लेम जो है वो किस चीज़ के ऊपर होता है, उनका क्लेम जो है वो आपकी कंपनी की इनकम के ऊपर उनका क्लेम होता है। क्या आपकी कंपनी की जो इनकम होगी, जो आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उस रेवेन्यू से जो है आपने उनको जो है वो पेमेंट्स करनी होगी। सर हम उनको इंटरेस्ट पे करते हैं। एग्जैक्टली, डेट के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करेंगे जी, वो नेट इनकम पे हम Yes. लेते हैं इंटरेस्ट। Second point is
equity holder receives any profit that is our residual claimants beyond that level. अब जो इक्विटी होल्डर्स हैं जिनको आपने शेयर इशू किए हुए हैं उनका क्लेम किस चीज पे होगा? उनका क्लेम जो है वो प्रॉफिट के ऊपर होगा। और ये कौन सा प्रॉफिट होगा? ये वो प्रॉफिट होगा जो इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद बाकी बचा है आपके पास। मींस अगर हमने जो है वो अपनी फाइनेंसिंग में, क्योंकि आपके पास दो फाइनेंसिंग की टाइप्स हो सकती हैं, या तो आप डेट फाइनेंसिंग कर सकते हैं या आप इक्विटी फाइनेंसिंग कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो डेट फाइनेंसिंग करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि इसमें जो है जो डेट होल्डर्स हैं उनका जो क्लेम होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल इनकम के ऊपर होगा। आपने अपनी इनकम में से जो है वो इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर आपने इक्विटी फाइनेंसिंग की हुई है तो जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो इक्विटी होल्डर्स हैं, उनका क्लेम किस चीज के ऊपर होगा? उनका क्लेम उस प्रॉफिट के ऊपर होगा जो आपके पास बाकी बचेगा आफ्टर द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, जिसको हम रेजिजुअल इनकम कहेंगे। तो इक्विटी होल्डर्स आर द रेजिजुअल क्लेमेंट्स एज दे आर हैविंग राइट ऑन दोज ऑन दैट इनकम which is left after the payment of the interest income। तो आपने इंटरेस्ट को पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है उसके ऊपर जो क्लेम है वो इक्विटी होल्डर्स का क्लेम होगा। सर उसे डिविडेंड बोल सकते हैं हम? देखिए वो डिविडेंड तो वो है कि जो उनको पेमेंट कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है फॉर 2 लाख, सपोज हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करते हैं, हमारे पास 2 लाख रेवेन्यू है। उस रेवेन्यू में से आपने जो है वो 50,000 इंटरेस्ट पे कर दिया। अब 50,000 इंटरेस्ट पे सब कुछ पे करने के बाद आपके पास बाकी जो प्रॉफिट बचा वो 1,50,000 है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है 1,50,000, इसके ऊपर क्लेम जो है वो इक्विटी होल्डर्स का है। अब इसमें से आप डिविडेंड कितना पे करते हैं? सपोज आपने 50,000 डिविडेंड पे कर दिया तो वो शेयर होल्डर्स के पास चला गया। बाकी जो है वो नेट प्रॉफिट कितना बचा हुआ है वो 1 लाख है। ये 1 लाख कहाँ पे आप ऐड करेंगे? ये आप रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर जाके जो है वो ऐड करेंगे। लेकिन स्टिल इसके ऊपर क्लेम किसका होगा? इसके ऊपर क्लेम जो है वो इक्विटी होल्डर्स का ही होगा। तो जितना भी नेट प्रॉफिट होता है उस सारे के ऊपर जो है वो क्लेम इक्विटी होल्डर्स का होता है। उसका कुछ पार्ट आप डिविडेंड के स्रोत में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कुछ पार्ट जो है वो आप अपने पास रिटेन अर्निंग के स्रोत में रख लेंगे ताकि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कर सकें, या जो है वो बाद में डिविडेंड की फॉर्म में उनको दिया जा सके। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर जो क्लेम होगा वो इक्विटी होल्डर्स का ही होगा। सर हम जो रिजर्व क्रिएट करते हैं वो भी इन्हीं में से करते हैं? नहीं, रिजर्व इज समथिंग एल्स। रिजर्व इज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। सो ऑन द अदर सर जो हम हैंड, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जी जी, एक्सक्यूज मी सर, ये जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये हम इक्विटी होल्डर्स को ही पे कर रहे हैं? कीप इट वेरी सिंपल। तो दो इक्विटी ग्रुप्स हैं। फाइनेंसिंग की बात कर रही हूँ मैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट लेट मी क्लियर। हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास, अगर आपने डेट इशू किया है तो डेट के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करेंगे डेट होल्डर। अगर जो है वो आपने शेयर्स इशू किए हैं, कॉमन स्टॉक के शेयर इशू किए हैं, तो जिनके पास वो शेयर्स हैं उनको हम इक्विटी होल्डर्स या शेयर होल्डर्स कहते हैं, उनको डिविडेंड पे होगा। तो डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किया जाएगा, इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाएगा। ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। On the other hand, if debt is not repaid, shareholders receive nothing and debt holders are सर एक क्वेश्चन सर, ये जो just let me रेजिडुअल complete, फिर just let me मैं इस स्लाइड को just complete कर लूं, फिर हम आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। On the other hand, if debt is not repaid, shareholders receive nothing and debt holders are entitled to the existing income। अब अगर कोई ऐसा केस होता है कि आपके पास ओवरऑल इनकम या एसेट्स कम है और आप डेट होल्डर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो देन उस फॉर्म में क्या होगा कि जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं या इनकम है वो सारे के सारे के ऊपर जो क्लेम होगा वो डेट होल्डर्स का होगा और शेयर होल्डर्स को उसमें से जो है वो कोई भी चीज नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने ये पहले कहा है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनका रेजिडुअल क्लेम होगा, जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले डेट होल्डर्स का इंटरेस्ट पे किया जाएगा और अगर उनका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको वापस करना है तो वो वापस की जाएगी। उसके बाद जो है उनको जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो है वो पेमेंट की जाएगी। ओके, इससे पहले कि हम जो है वो अपने डेट और इक्विटी लेवल्स की तरफ जाएं, जस्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्योरी
by Modigliani and Miller. You may have heard his name in your some of the course textbook. So it is labeled as Modigliani Miller and the Financial Structure Puzzle. तो बेसिकली मोडिग्लानी मिलर ने जो है इस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, उसको डिफाइन करने की कोशिश की थी। और जब हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टोटल डेट टोटल फाइनेंसिंग कैसे लेगी और उसमें डेट का लेवल क्या होगा, उसमें इक्विटी का लेवल क्या होगा। इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। सो व्हाई डू वी केयर अबाउट द फर्म्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हमें जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे पे फोकस करने की ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। द शॉर्ट आंसर इज दैट insiders as well as the outsiders, which are the commercial banks, investment banks, rating agencies, venture capitalists, equity holders, etc., devote a lot of attention to its design. उसकी रीजन ये है कि आपके इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स दोनों जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे फोकस बहुत ज्यादा करते हैं। आपने किसी से डेट लेना है तो वो आपके पहले फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखेगा, आपने शेयर इशू करने हैं तो भी आपके जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखा जाएगा, रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी जो है वो आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखेंगी। तो इस वजह से चूंकि आपके इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स दोनों जो ग्रुप्स हैं वो आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है वो आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर जो है वो आपको फोकस करना पड़ता है। बट वी मस्ट ऑल्सो आस्क वेदर दिस अटेंशन इज वारंटेड। लेकिन अगर हम जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और हम जो है उसको बहुत बेहतर करने की, बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि क्या उसका कोई रिवॉर्ड मिलता है कंपनी को। मींस आपने अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे काम किया, उसके ऊपर वर्किंग की, तो क्या कंपनी को उसका कोई रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, economists were stunned when in two articles in 1958 and 1961 Modigliani and Miller came up with the following rather striking and somewhat काउंटर-इंट्यूटिव रिजल्ट। तो बेसिकली मोडिग्लानी और मिलर ने इन्होंने रिसर्च की 1958 में और 1961 में, जहां पे उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में जो है अपनी थ्योरीज को प्रेजेंट किया। और ये वो थ्योरीज थी कि जिसकी वजह से तमाम जो इकोनॉमिस्ट थे काफ़ी स्टंट भी हुए, परेशान भी हुए, क्योंकि ये उनसे वो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी ये थ्योरी जो है। अब वो थ्योरी क्या थी, उनके उसके मेन फोकल पॉइंट्स क्या थे। अंडर सम कंडीशंस the total value of the firm, that is the value of all claims over the firm's income, is independent of the financial structure. जो MM थ्योरी थी, क्योंकि मोडिग्लानी और मिलर की थ्योरी को हम MM थ्योरी से लेबल करते हैं, तो MM थ्योरी का मेजर पॉइंट ये था, जो मेजर फोकस था उसका वो ये था कि जो फर्म की टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू का मतलब ये है कि फर्म के ऊपर या फर्म की इनकम के ऊपर जितने भी क्लेम्स हैं, मींस आपका जो डेट है उसकी वैल्यू और जो इक्विटी है उसकी वैल्यू, उसका और जो कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ये आपस में इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जिस तरह का मर्जी हो, उसमें डेट और इक्विटी लेवल सेम है या इक्विटी ज्यादा है डेट कम है, या वाइस वर्सा डेट कम है इक्विटी ज्यादा है, मतलब कोई भी उसका स्ट्रक्चर है, उसका इफेक्ट जो है वो फर्म वैल्यू पे नहीं होता। ये MM थ्योरी की मेन प्रोपोजिशन थी कि जो कंपनी की वैल्यू है, जो फर्म की वैल्यू है, वो इफेक्ट नहीं होती फर्म के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की वजह से। क्योंकि इससे पहले ये डिस्कस किया जाता था कि जो भी फर्म का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसका इम्पैक्ट होता है फर्म की टोटल वैल्यू के ऊपर। इसके अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करें, डेट इज द लेवल ऑफ डेट, द स्प्लिट ऑफ डेट इनटू क्लेम्स विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोलेटरल एंड डिफरेंट सिक्योरिटीज इन द केस ऑफ बैंकरप्सी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस and many other characteristics of policies relative to the financial structure have no impact on total value. अगर हम इस फर्दर थ्योरी को एक्सप्लेन करना चाहें तो इसके मुताबिक आपका डेट लेवल क्या होगा, आपके डेट को आप कैसे स्प्लिट करेंगे, जो डिफरेंट लेवल्स हैं डेट की, लाइक कोलेटरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीनियोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेट कौन सा सीनियर होगा, कौन सा डेट जूनियर होगा, बैंकरप्सी के टाइम पे क्या उनका जो है स्टेटस होगा,
अगर आपने इक्विटी का लेवल क्या है, आपने डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, और बहुत सारी जो आपकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है टोटल वैल्यू के ऊपर. इन अदर वर्ड्स, decisions concerning the financial structure affect only the corporate pie, that is the statistical distribution of income that the firm generate is shared but has no effect on the total size of the pie. इसके मुताबिक जो है वो ये कहा गया है कि अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो फर्म की जो टोटल इनकम है उसको हम एक पाई के तौर पे जो है वो उसको अज्यूम कर लें. अब पाई का मतलब क्या है, आपके पास एक सर्कल है, तो हम अगर ये कहें कि हमारे पास जो टोटल इनकम है वो एक सर्कल, एक पाई की सूरत में है, अब उस पाई में से कितनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डेट होल्डर्स के पास जाएगी, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास इक्विटी होल्डर्स के पास जाएगी. आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इसको तो इफेक्ट करेगा कि लाइक अगर आपका डेट लेवल ज्यादा है तो उस पाई में से इंटरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, और अगर आपका इक्विटी लेवल ज्यादा है तो डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा होगी. तो ये थ्योरी कहती है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का जो कॉर्पोरेट पाई है उसकी शेयरिंग पे इफेक्ट होता है कि उस पाई को इन डेट होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स कैसे शेयर करेंगे, उस पाई का कितना पोर्शन इंटरेस्ट की सूरत में जाएगा और कितना पोर्शन जो है वो उसका डिविडेंड की सूरत में जाएगा, इसके ऊपर इफेक्ट होता है. लेकिन जो पाई का टोटल साइज है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता. फॉर एग्जांपल, अगर हम ये ज्यूम कर लें कि हमारे पास जो इनकम का लेवल है, उसको नेट इनकम हमारे पास या जो वो इनकम जिसमें से आपने इंटरेस्ट भी पे करना है और डिविडेंड भी पे करना है वो 2 लाख है. तो एमएम थ्योरी ये कहती है कि 2 लाख में से कितनी वैल्यू जो है या कितना शेयर इंटरेस्ट की सूरत में जाएगा और कितना डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिविडेंड की सूरत में जाएगा, इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है. कि अगर डेट लेवल ज्यादा है तो 2 लाख में से इंटरेस्ट का लेवल ज्यादा होगा, और अगर जो है वो आपके पास इक्विटी का लेवल ज्यादा है तो डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन 2 लाख में से ज्यादा होगी. लेकिन 2 लाख से 2,10,000, 2,50,000, 3 लाख, इसकी वैल्यू एडिशन नहीं होगी, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. मींस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहिए. जैसे अभी एक स्टूडेंट ने हमारे पास कहा कि आप एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे जाएं. ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आप डेट और इक्विटी लेवल का ऐसा मिक्सचर लें, ऐसा मिक्स उसका बनाएं कि जिसकी वजह से आपकी फर्म वैल्यू इंक्रीज हो. लेकिन एमएम थ्योरी ये कहती है कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसी भी तरह का हो, उसका फर्म वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. फर्म वैल्यू उसकी वजह से ना कम होगी ना ज्यादा होगी, लेकिन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है उसकी इनकम का, उसके ऊपर जो है वो उसका इम्पैक्ट होता है. तो ये एमएम थ्योरी का मेजर फोकस पॉइंट था. So again, there is some further elaboration. Does an increase in debt or a dividend distribution dilutes the debt holder claims and benefits the shareholder, but the latter's gain exactly offset the former's loss? तो इस थ्योरी के मुताबिक अगर आपका डेट लेवल ज्यादा होता है या डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होती है, मींस अगर डेट लेवल ज्यादा हुआ तो इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, और अगर जो है वो आपका इक्विटी लेवल ज्यादा हुआ तो आपकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगी. तो कहते हैं दोनों में से कोई भी काम हो उससे क्या होता है, dilutes the debt holder claim. ये हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि अगर आपका डिविडेंड ज्यादा हुआ, डिविडेंड ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इक्विटी का लेवल ज्यादा हुआ और डेट लेवल कम हुआ. तो अगर इक्विटी लेवल ज्यादा हो और आपका जो है वो डिविडेंड ज्यादा पे किया जाए, उसकी वजह से क्या होगा, डेट होल्डर्स का क्लेम कम हो जाएगा और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उनको डिविडेंड ज्यादा जाएगा. और ये वो कह रहे हैं कि जी ये क्या होगा कि जितना शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा उतना ही जो है वो डेट होल्डर्स को लॉस होगा. या अगर हम फर्स्ट पॉइंट व्यू से बात करें, इंक्रीज इन डेट, इंक्रीज इन डेट की वजह से आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब है इक्विटी कम इशू की है तो डिविडेंड कम होगा, तो डेट होल्डर्स को बेनिफिट होगा
और शेयर होल्डर्स को, इक्विटी होल्डर्स को लॉस होगा। लेकिन ये जितना लॉस होगा और एक पार्टी को जितना लॉस हो रहा है और दूसरी पार्टी को उसके अगेंस्ट जितना गेन हो रहा है वो इक्वल होंगे। मींस एक को जितना लॉस होगा दूसरी पार्टी को उतना ही गेन होगा। तो ये वही बात है कि आपकी पाई की डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होगी, उस पाई की वैल्यू जो है वो कम या ज्यादा नहीं होगी। सो द ऑब्जर्वेशन that efficient corporate policies should aim at maximizing the size of the corporate pie. Any increase in the firm's total value brought about by a change in policy can be divided among the claim holders in a way that makes everyone better off. तो उन्होंने कहा कि ये उस पॉलिसी के अगेंस्ट है, उस व्यू के अगेंस्ट थी ये थ्योरी, जो उस ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट है जिसमें ये कंसीडर किया जाता था कि जो आपकी एफिशिएंट कॉर्पोरेट पॉलिसीज होती हैं उनका ये पर्पस होना चाहिए, उनका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कॉर्पोरेट पाई के साइज को इंक्रीज किया जाए, उसके साइज को मैक्सिमाइज किया जाए, ताकि अगर फर्म की टोटल वैल्यू में इंक्रीज हो तो उससे क्या होगा कि जब टोटल वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपके जो क्लेम होल्डर्स हैं, डेट होल्डर्स हैं और इक्विटी होल्डर्स हैं, उन दोनों को ज्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, वो दोनों बेटर ऑफ होंगे, दोनों को बेनिफिट होगा। So Modigliani and Miller's conclusion then follows, the financial structure is irrelevant. तो इनका जो बेसिकली इनकी थ्योरी का जो मेजर कंक्लूजन था वो ये था कि वो द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट टू द फर्म वैल्यू, के जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है उसका फर्म वैल्यू के साथ कोई कंसर्न नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है। सो मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स माइट एज वेल डिवोट देयर टाइम टू मोर यूजफुल टास्क and simply their financial structure by issuing a single claim which could be labeled as 100% equity or equity without that। तो उनका ये कहना है कि जी जो मैनेजर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बजाय इसके कि वो अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे रखें कि कितना डेट इशू करना है, कितनी इक्विटी इशू करनी है, उनको ये चाहिए कि वो अपने जो कंसंट्रेशन है वो बाकी पॉलिसीज पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो इररेलेवेंट है तो इसका मतलब है कि चाहे आप 100% इक्विटी इशू कर दें या आप 100% जो है वो डेट इशू कर दें, उससे जो है वो कंपनी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये एमएम थ्योरी की प्रोपोजिशन है। सो द फर्म देन वुड बिकम एन ऑल इक्विटी फर्म। तो फर्म को आप ऑल इक्विटी फर्म भी कर सकते हैं या आप इसको जो है वो ऑल डेट फर्म भी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो है वो एमएम थ्योरी की फर्दर जो है वो इसमें एक्सप्लेनेशन है। So similarly, the payout policy, the dividends and share repurchases or issuance has no impact on firm value। तो ये भी सेम वही पॉइंट है कि आपकी पे आउट पॉलिसी क्या है, आप डिविडेंड कैसे पे कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट कैसे पे कर रहे हैं, आपकी शेयर रिपर्चेजेस, इशुएंस, इन सब तमाम एक्टिविटीज का फर्म वैल्यू के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। So it is only recently that economists have started developing a better understanding of the role of the financial structure। लेकिन हम recent बात करें, करंट बात करें या जो पास्ट लेटली जो मोस्ट रिसेंट पास्ट है उसमें इकोनॉमिस्ट ने इस चीज़ को रियलाइज किया है कि ये एमएम थ्योरी जो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। So and although the theory of corporate finance is still evolving, it is fair to say that considerable progress has been made। तो अभी दो के ये कॉर्पोरेट फाइनेंस की जो थ्योरी है अभी भी इवॉल्व हो रही है, लेकिन इसमें काफी हद तक प्रोग्रेस हो चुकी हुई है। So to examine whether the business community's close attention to the financial structure is warranted, economists have questioned the idea that the size of the pie is exogenously determined। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने कि जो बिजनेस कम्युनिटी की जो क्लोज अटेंशन है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए, मींस अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा क्लोजली फोकस करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता। इकोनॉमिस्ट ने जो फर्म साइज की जो पाई है उसको कि वो एक्सोजिनसली कि वो आउटसाइड डिटरमाइंड होती है, इसको उन्होंने क्वेश्चन किया है। अब इसको क्वेश्चन कैसे किया है, इसका मतलब क्या है? एट एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल one can analyze the matter in the following terms। तो हम इस मैटर को कुछ इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। whenever managerial decisions cannot be perfectly specified contractually, कि जब भी जो मैनेजरियल डिसीजंस होती हैं जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक उनको लेनी चाहिए
वो उस तरह से डिसीजंस नहीं होते। द इंसेंटिव्स गिवन टू दोज who pick those decisions affect the firm's income, the size of the pie, and therefore the split of the pie matters. तो इस वजह से आप जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने उन डिसीजंस को इफेक्ट किया है और जिसकी वजह से आपकी फर्म की इनकम इफेक्ट हो रही है, मीन जो साइज ऑफ द पाई है वो इफेक्ट होता है और उसकी वजह से आपका जो स्प्लिट ऑफ पाई है वो भी जो है वो इफेक्ट होगा। So to clarify this point, consider the numerous decisions taken by the firm's insiders, namely the entrepreneurial or management team. So we are concerned with the matter of corporate governance and moral hazards. तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि सपोज अगर सारे का सारा जो है वो आप डेट होल्डर्स कर लेते हैं और वहां पे शेयर होल्डर्स नहीं है या शेयर होल्डर्स कम है, तो हमने कहा था कि मैनेजर्स जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, हमने मोरल हैजर्ड्स की बात की कि जो मैनेजर्स हैं वो मोस्टली वो डिसीजंस नहीं करते जो उनको शेयर होल्डर्स के लिए करनी चाहिए, जिसकी वजह से फर्म वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। तो जो है वो अगर वही प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपके डेट होल्डर्स ज्यादा हैं, मैनेजर्स को नहीं देखा जाएगा, उन डिसीजंस को रेगुलेट नहीं किया जाएगा, उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इन्वेस्टर एक्टिविज्म नहीं होगा, तो क्या होगा कि आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल या मैनेजरियल टीम है, जो इनसाइडर्स हैं, वो इस तरह के डिसीजंस लेंगे जो कि कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो अगेन आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो उसका इफेक्ट होता है फर्म वैल्यू पे, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आपने एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर लिया हुआ है जिसमें जो है आपके पास सब्सटेंशियल डेट है, सब्सटेंशियल इक्विटी के अमाउंट है, तो फिर जो है आपके पास जो है वो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमल नहीं है, वो पुअरली डिफाइंड है, वो किसी एक ही साइड पे है, तो फिर आपके पास जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स आएंगे, मोरल हैजर्ड्स के प्रॉब्लम्स आएंगे, और उनकी वजह से हम ऑलरेडी ये देख चुके हुए हैं कि जब भी ये इश्यूज आते हैं उसके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो फर्म वैल्यू जो इफेक्ट होती है। जो मैनेजर्स हैं, जो इनसाइडर्स हैं, वो जो भी डिसीजंस करते हैं उनके डिसीजंस की वजह से जो है फर्म वैल्यू पे इफेक्ट होता है। तो बेसिकली ये काउंटर आर्गुमेंट दिया गया है एमएम थ्योरी के लिए, कि जो एमएम थ्योरी ने ये कहा कि जी आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्ट नहीं करता आपकी फर्म वैल्यू को। तो अब जो इकोनॉमिस्ट ने जो रिसेंटली जो काम किया, जो फाइनेंशियल जो फाइनेंस थ्योरी, जो कॉर्पोरेट थ्योरी में जो डेवलपमेंट्स हुई है उसके मुताबिक ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशंस की फर्म वैल्यू को। तो इसको अगर हम फर्दर जो है वो थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहें, so our presentation of the main stylized facts about corporate financing emphasizes informational and control issues which we feel are central to a good understanding of the matter. तो इसके अंदर जो है वो आज हम जिन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में, इसमें आपके पास इंफॉर्मेशनल और कंट्रोल इश्यूज होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो दिस डज नॉट मीन दैट अदर कंसिडरेशन सच एज टैक्स और क्लाइंटियल इफेक्ट्स आर इररेलेवेंट। तो इसमें मींस हम फाइनेंशियल कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में हम जो मेन इश्यूज के ऊपर फोकस करेंगे वो इंफॉर्मेशनल इश्यूज हैं और कंट्रोल इश्यूज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके टैक्स इश्यूज हैं या जो क्लाइंटियल इफेक्ट्स हैं उसका वो इररेलेवेंट है, उनका भी इफेक्ट होता है। लेकिन द टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इम्परफेक्शंस ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम इज ए perennial exercise for financial experts, and but its details are often country and time specific, so we will ignore them here. लेकिन टैक्स का हमें पता है कि टैक्स रेट्स कंट्री वाइज डिफरेंट होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट हैं, उस पर आपके जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं वो उन टैक्सेशन लॉज में जो फ्लॉज हैं, जो इम्परफेक्शंस हैं, वो उसके साथ प्ले करने की, उनसे बेनिफिट्स लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशन, ये फ्लॉज, ये कंट्री स्पेसिफिक हैं, फिर इवन विद इन वन कंट्री आपके टैक्सेशन रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से टैक्सेशन रूल्स को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये कंट्री वाइज होते हैं, ये टाइम स्पेसिफिक होते हैं। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इज द प्रेजेंस ऑफ क्लाइंटियल इफेक्ट इन द सप्लाई साइड ऑफ लोन्स। तो क्लाइंटियल इफेक्ट होता है आपके लोन्स के सप्लाई साइड पे,
अब क्लाइंटियल इफेक्ट क्या है? मैनी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लाइक बैंक इंश्योरेंस, लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, pension funds, mutual funds are subject to regulatory requirements which penalize them for holding certain types of assets or even prohibit them from doing so. तो जितने भी आपके फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जिनकी हमने यहाँ पे लिस्ट दी है, वो बैंक्स हो सकती हैं, वो इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, वो पेंशन फंड्स हैं, वो म्यूचुअल फंड्स हैं, तो इनके ऊपर स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल शेयर होल्डर्स की तरह से एक्ट नहीं कर सकते. The motivation for such control is that financial intermediaries are subject to moral hazard just like non-financial companies. और उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दूसरे इन्वेस्टर्स हैं जो नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे उनके लिए मोरल हैजर्ड्स आती हैं, इसी तरह से फाइनेंशियल कंपनीज की अपनी मोरल हैजर्ड सेपरेट होती हैं. So the third consideration related to the enforcement of financial contracts. तो अब आपकी जो enforcement है financial contracts की, वो भी firm value को जो affect करती है. In practice, the bankruptcy laws may not always respect agreements and may reshuffle the claims. तो जैसे हमने बात कहा seniority claims की, कि different debt levels की seniorities के level different हो सकते हैं. जैसे हमने कहा कि जी डेट को पहले पे किया जाएगा, इक्विटी होल्डर्स को बाद में पे किया जाएगा. इसी तरह से विद इन डेट जो है, कुछ सीनियर डेट सिक्योरिटीज होती हैं, कुछ जूनियर डेट सिक्योरिटीज होती हैं. अब उसके अंदर भी जो सीनियर डेट सिक्योरिटीज होती हैं उनको पेमेंट्स पहले होनी होती है, जूनियर डेट सिक्योरिटीज को पेमेंट्स बाद में होनी होती है. लेकिन अगर बैंकरप्सी हो जाती है तो बैंकरप्सी लॉज आर प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट सिक्योर्ड डेट and do not fully allocate the collateral to secured debt holder. लेकिन अगर bankruptcy हो जाती है तो bankruptcy laws जो है वो seniority levels को consider नहीं करते, या sometime आपको secured debt issue करते हैं. इसका मतलब यह है कि हर सूरत में उनके इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, हर सूरत में प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट होगी और सबसे पहले उनको पेमेंट की जाएगी. तो bankruptcy laws जो है वो sometime जो है वो आपके जो seniority के जो issues होते हैं या secured debt की जो policies होती हैं वो उनको उस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं. तो ये हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से रेलेवेंट है, जिसमें हमने ये कहा, पहले हमने एमएम थ्योरी को, इसको मैं अगर जस्ट हम इसको समराइज करें इस पूरी डिस्कशन को, तो हमने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, फिर हमने एमएम थ्योरी को डिस्कस किया. तो ये पहली थ्योरी थी जिसने जो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. उन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंस की बात की फॉर द फर्म वैल्यू. फिर हमने ये डिस्कस उसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया. फिर उसके बाद हमने ये कहा कि रिसेंट जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को ये देखा है कि एमएम थ्योरी इस तरह से अप्लाई नहीं होती, आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का इफेक्ट होता है आपकी फर्म वैल्यू के ऊपर. फिर हमने कहा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसका फर्म वैल्यू के ऊपर इफेक्ट होता है, वो टैक्सेशन लॉज का भी इफेक्ट होता है, क्लाइंटियल इफेक्ट का भी जो है उसमें इफेक्ट होता है, जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उसका भी इफेक्ट होता है, इन्फोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका भी फर्म वैल्यू के ऊपर जो है वो इफेक्ट होता है. तो फर्म वैल्यू जहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की वजह से इफेक्ट होती है, उसके साथ साथ ये जो 4-5 डिफरेंट एक्टिविटीज हमने बात की हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स की बात की है, इनका भी इफेक्ट जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर होता है. ओके जी, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे. हमने अब एमएम थ्योरी को बात कर लिया, हमने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया और हमने ये कहा कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है उसका इम्पैक्ट है फर्म वैल्यू के ऊपर. और हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसके दो मेन ग्रुप्स हैं, दो मेन उसके पार्ट्स हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो हम आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है, इसमें डिफरेंट कौन कौन से फैक्टर इसके अंदर शामिल होते हैं. A prospective borrower faces a number of choices. Suppose being a company, अगर हमने डेट इशू करना है तो इसका मतलब है हम borrower हैं. अगर हमने फाइनेंसिंग लेनी है और हमने जो है वो डेट सिक्योरिटीज को इशू करना है, हमने लोन लेना है, तो हम प्रोस्पेक्टिव borrower है और हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं. अब वो चॉइसेस क्या हैं? फर्स्ट वन, द फर्म मस्ट चूज फ्रॉम होम टू बोरो. सबसे पहले तो हमें इस चीज को डिसाइड करना है कि हमने किससे बोरोइंग करनी है. अब किससे बोरोइंग करने का क्या मतलब है? हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं, हम जो है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हैं,
हम जनरल पब्लिक को बॉन्ड भी इशू कर सकते हैं, हम जो है वो जो दूसरी क्रेडिट फॉर्म्स हैं लाइक ट्रेड क्रेडिट जिसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, मीन सप्लायर से क्रेडिट पे चीज़ें ले सकते हैं। सो वी हैव द डिफरेंट ऑप्शंस फॉर क्रेडिट फॉर डेट, कि हमने डेट लेना किससे है। तो बीइंग ए बोरोअर, सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है, जो चॉइस है, वो ये है कि हमने किससे बारो करना है। बैंक लोन ले लो, प्राइवेट डेट ले लें आप किसी इंस्टीट्यूशन से, आप बॉन्ड्स को इशू कर दें, आप जो है वो ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा पे चले जाएं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास। सेकंड ऑप्शन, द फर्म कैन इशू शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट। तो हम शॉर्ट टर्म डेट को भी इशू कर सकते हैं और हम जो है वो लॉन्ग टर्म डेट को भी जो है वो इशू कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म डेट क्या होता है, जो आपको बार बार लेना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है, जो आपको एकदम लंबे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है आपके पास। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने बैंक से लोन लेना है तो वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि अगर आपका डेट विद इन 1 ईयर होगा तो वो शॉर्ट टर्म है, अगर आपका डेट मोर देन 5 इयर्स होगा या अराउंड 5 इयर्स है तो वो लॉन्ग टर्म है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है फॉर बैंक लोन। जबकि अगर आप बॉन्ड्स इशू करते हैं तो बॉन्ड्स के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब वहां पे बॉन्ड तो आप कभी भी 1 ईयर के लिए इशू नहीं करते, तो बॉन्ड की जो मिनिमम लाइफ भी होती है वो 5 इयर्स होती है। तो सपोज अगर अब आपने 5 ईयर के लिए बॉन्ड्स इशू किए हैं तो वो शॉर्ट टर्म होंगे, और अगर वो 12 ईयर या उससे ज्यादा लाइफ के लिए इशू किए गए हैं तो वो लॉन्ग टर्म होंगे। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, क्योंकि बैंक लोन का मोस्टली आपको आइडिया होगा विद इन 1 ईयर शॉर्ट टर्म बैंक लोन, मोर देन 5 ईयर लॉन्ग टर्म बैंक लोन। बॉन्ड के लिए कैटेगरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि इसमें जो है वो आप अगर बॉन्ड्स आपने फॉर अराउंड 5 इयर्स के लिए इशू किए हैं तो आपका जो है वो शॉर्ट टर्म डेट होगा, अगर आपने मोर देन 12 इयर्स इशू किए हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म डेट होगा। थर्ड पॉइंट जो है, इट कैन रिस्ट्रिक्ट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड ट्रांसफर सम कंट्रोल राइट्स टू लेंडर्स थ्रू द राइटिंग ऑफ कन्वीनियंस। आप इसके लिए डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। आप अपना कुछ कंट्रोल जो है वो लेंडर्स को दे सकते हैं। लेंडर कौन है? लेंडर वो है जो आपको लोन दे रहा है। तो आप लेंडर्स को सिक्योर करने के लिए आप डिफरेंट ऐसी क्लॉजेस डाल सकते हैं अपने डेट एग्रीमेंट में जिससे कुछ कंट्रोल लेंडर्स के पास जो है वो चला जाएगा, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को, अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को जो है वो सेव कर सकें। उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जो हमारे पास चॉइसेस हैं, फोर्थ, इट कैन प्लेज एसेट्स एट कोलेटरल। इसमें जो है वो सम टाइम आप जो लोन ले रहे हैं उसमें आपको बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपकी ये रिक्वायर कर सकते हैं कि आप अपने एसेट्स को प्लेज करवाएं एज कोलेटरल, एज सिक्योरिटी। जो है कि बैंक ने आपको ये कहा है कि जी वो आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी उसके अगेंस्ट कोई ना कोई हमें जो है वो सिक्योरिटी चाहिए ताकि उनका डेट जो है वो सिक्योर हो सके। तो उसके अगेंस्ट आपको अपने कुछ एसेट्स प्लेज करवाने पड़ सकते हैं, इससे जो आपका लेंडर होगा वो सेफ हो जाएगा। एंड फिफ्थ, द फर्म कैन एस्टैब्लिश अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रायोरिटी अमंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट। और फर्म ये भी कर सकती है कि वो जब डेट सिक्योरिटीज को इशू करे तो वहां पे भी वो उनकी प्रायोरिटी को सेट कर सकती है अगर वो डिफॉल्ट कर जाती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट इशू किया, बॉन्ड ए, बी, सी, डी एंड ई, ये 5 डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड जो है वो कंपनी ने इशू किया, और कंपनी ने उनके अंदर प्रायोरिटी लेवल सेट कर दिया कि जी जो बॉन्ड ए है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, बॉन्ड बी की प्रायोरिटी सेकंड पे, फिर इसी तरह से बॉन्ड सी, फिर बॉन्ड डी, और बॉन्ड ई की जो प्रायोरिटी है वो 5th नंबर पे होगी। अब अगर इन केस कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, चाहे इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे उसकी प्रिंसिपल अमाउंट पे करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे जब लिक्विडेशन होगी, अगर इंटरेस्ट की पेमेंट होनी है या प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट होनी है, तो सबसे पहले सीनियर जो जिसका प्रायोरिटी लेवल सबसे ज्यादा है डेट का, वो बॉन्ड ए का है, तो सबसे पहले उसको फुल पेमेंट होगी। अगर कुछ बचेगा तो बॉन्ड बी को पेमेंट होगी, फिर अगर कुछ बचेगा तो बॉन्ड सी, देन और बॉन्ड ई को उस वक्त को पेमेंट मिलेगी अगर बाकी
4 टाइप्स को सारी पेमेंट हो जाती है, कुछ बचेगा तो बॉन्ड ई को पेमेंट होगी। तो इसको आप फर्म जो है विदन डेट डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल्स को जो है वो सेट कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी अ टिपिकल डेट लायबिलिटी स्पेसिफाइज। अब जो आपकी डेट लायबिलिटी है इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स को आप स्पेसिफाई करेंगे। फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ बोरोइंग, द प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट को जो है वो मेंशन करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपने मेंशन करनी है वो ये है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितनी होगी, कितनी अमाउंट आपने बारो करनी है। सेकंड, द टर्म मेच्योरिटी के कितने पीरियड के लिए डेट ले रहे हैं। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट कितना क्या होगा उसके अंदर। द स्केजुलिंग, whether the amount borrowed is due only at maturity or a specified portion of the issue is retired each year in case of a sinking fund requirement। उसके बाद आपको उसकी स्केजुलिंग भी जो है वो आपको स्पेसिफाई करनी है। स्केजुलिंग का मतलब क्या है, आपने ये बताना है कि जो आपने अमाउंट बारो की है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या वो सारी की सारी जब बॉन्ड की लाइफ खत्म होगी, बॉन्ड मेच्योर होगा, डेट मेच्योर होगा, उसी टाइम पे सारी पेमेंट करनी है, या आपने उसका कुछ पोर्शन हर साल रिटायर करना है, कुछ पोर्शन हर साल पेमेंट करनी है, जिसको हम सिंकिंग फंड कहते हैं। एंड पॉसिबली अदर कंडीशंस, इसके अंदर और भी कंडीशंस आपको स्पेसिफाई करनी है, जिसमें इंडेक्सेशन है, इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से करवाएंगे, कॉल प्रोविजन है। कॉल प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि क्या आप अपने डेट को पहले उसकी पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डेट जो है वो 10 ईयर्स के लिए बॉन्ड इशू की है और आप उसके अंदर कॉल प्रोविजन रख देते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। इसका मतलब ये है कॉल प्रोविजन आफ्टर 5 ईयर्स कि अगर कंपनी के पास 5 साल के बाद किसी भी टाइम पे, 5 साल के बाद और 10 साल से पहले किसी भी टाइम पे कंपनी के पास एडिशनल कैश आ जाता है तो वो उस बॉन्ड्स को कॉल बैक कर सकती है और उसकी पहले पेमेंट करके उसको खत्म कर सकती है। सेकेंड लास्ट पॉइंट जो इसमें आपको बताना है, अ मैकेनिज्म ऑफ फॉर ट्रांसमिटिंग टाइमली क्रेडिबल इंफॉर्मेशन टू द लेंडर्स। तो आपको लेंडर्स को टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है। देन वारंटीज, आपने उसकी सिक्योरिटीज कैसे देनी है, आपने उसकी गारंटीज कैसे देनी है लोन्स की जो है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट वो पॉइंट्स हैं, फोर्थ फिफ्थ एंड डिफरेंट पॉइंट्स जो इसमें हमने डिस्कस किए, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस जो है बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अवेलेबल होती हैं। अब हमने जो कन्वीनियंस की बात की इस यहाँ पे कि इसमें डिफरेंट कन्वीनियंस हैं, वारंटीज की हमने बात की। अब इसमें जो है वो हमारे पास कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो तरह की कन्वीनियंस की टाइप्स हैं, अफर्मेटिव कन्वीनियंस एंड नेगेटिव कन्वीनियंस। अफर्मेटिव कन्वीनियंस विच फोर्स द बोरोवर टू टेक एक्शन दैट प्रोटेक्ट द लेंडर। अफर्मेटिव कन्वीनियंस ऐसी होती हैं कि लेंडर्स आपको फोर्स करेंगे कि बोरोवर ऐसा एक्शन करे कि वो लेंडर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और नेगेटिव कन्वीनियंस क्या है, which places on restriction on the borrower's ability to take decisions that hurt the lender। तो वो आप लिमिट कर देते हैं जो आपके बोरोवर हैं उनकी एबिलिटी को, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी को, जो लेंडर्स को जो है वो नेगेटिवली जो है वो हर्ट करें। और देन एंड डिफॉल्ट एंड रेमेडी कंडीशन, और इसमें आप डिफॉल्ट और रेमेडी कंडीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, which specify the circumstances under which the lender can terminate the lending relationship and their rights in such circumstances। तो आप ये बता सकते हैं कि लेंडर किन सर्कमस्टांसिस के अंदर अपने एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकता है और उनका जो रिलेशनशिप है उसको जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस की हमने बात की कि टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जब आपने इशू करने हैं तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो बोरोवर ने डिसाइड करनी है अपनी सिचुएशंस के मुताबिक और जो उसको बेहतर जो है वो सूट करती हैं। देन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो हमने फर्दर पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है डेट मैच्योरिटी, सिक्योरिटी एंड लिक्विडिटी। अब अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ कोलैटरल। सो कोलैटरल इन बिजनेस, द लेंडर्स मे लेंड अगेंस्ट एसेट्स और अगेंस्ट कैश फ्लो। तो जो लेंडर्स होते हैं वो दो तरह की सिक्योरिटी डिमांड कर सकते हैं, दो तरह की कोलैटरल ले सकते हैं। फर्स्ट कोलैटरल है अगेंस्ट एसेट्स, कि वो आपको कहें कि जी हम आपको ये अमाउंट दे रहे हैं लेकिन हम इन एसेट्स के अगेंस्ट जो है वो आपको ये अमाउंट देंगे। तो वो कहते हैं जी ये एसेट्स एज ए कोलैटरल हम यूज करेंगे। तो इट मीन्स कि अब अगर जो है वो डिफॉल्ट होता है, कंपनी उसकी पेमेंट नहीं कर पाती, तो जो बैंक है या जो लेंडर है
वो कंपनी के उन एसेट्स को ओवरटेक कर लेगा और उनको सेल आउट करके अपना लॉस पूरा करेगा। जबकि अगर कोलेट्रल कैश फ्लो है तो कैश फ्लो में जो कोलेट्रल होगा वो सिर्फ आपके कैश फ्लोज होंगे, मीन जितना भी आपका कैश या कैश एट बैंक है, जो हमारी कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में जो चीजें आती हैं, सिर्फ उसके ऊपर जो है वो लेंडर का राइट होगा। तो जो जहाँ पे कैश फ्लो एज ए कोलेट्रल होता है वो थोड़ा सा अनसिक्योर्ड लोन होता है, लेंडर को उसमें इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन जहाँ पे कोलेट्रल एसेट होता है वहां वो सिक्योर्ड लोन होता है, वहां पे लेंडर की सिक्योरिटी का लेवल ज्यादा होता है। देन सेकंड पॉइंट जो है वो ट्रेडिंग एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इट इज कस्टमरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इसके अंदर आपको लिक्विडिटी में ये देखना पड़ेगा कि आपने जो डेट इशू करना है, चाहे वो लॉन्ग टर्म डेट है आपका, आपने ये देखना है कि क्या वो आपने उसकी जो प्लेसमेंट है वो पब्लिक प्लेसमेंट करनी है या प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है। प्लेसमेंट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इशुएंस ऑफ द डेट, मीन्स आप पब्लिकली डेट को इशू करेंगे या प्राइवेटली डेट को इशू करेंगे। पब्लिकली डेट को इशू करने का क्या मतलब है, क्या आप उसको एडवर्टाइज करेंगे और जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जनरल पब्लिक को इशू करेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है, आप किसी भी बैंक के पास, किसी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के पास, किसी फाइनेंशियल कंपनी के पास जाएंगे और उसको सारी सिक्योरिटीज उसी को इशू कर देंगे। तो अगर आप जनरल पब्लिक को इशू करते हैं तो इट वुड बी कॉल्ड अ पब्लिक प्लेसमेंट। अगर आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप को इशू करते हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को इशू करते हैं, तो इट वुड बी कॉल्ड अ प्राइवेट प्लेसमेंट। और फिर उसके बाद मैच्योरिटीज की बात है। बोरोइंग कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कि आप जो बोरोइंग करनी है आपने वो आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी कर सकते हैं और आप जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी कर सकते हैं। तो ये हमने कोलेट्रल की बात की, ट्रेडिंग एंड लिक्विडिटी की बात की और मैच्योरिटीज की बात की। अच्छा, ये ट्रेडिंग एंड लिक्विडिटी के अंदर अगर आपने पब्लिक प्लेसमेंट की है, पब्लिक प्लेसमेंट, तो पब्लिक प्लेसमेंट में जब आपने इशू करना है तो उसको हम प्राइमरी मार्केट के तौर पे इशू करते हैं। जब किसी डेट को, किसी सिक्योरिटी को पब्लिक इशू किया जाता है, तो जब फर्स्ट टाइम उसको इशू किया जाता है तो उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, जहाँ पे उसकी इशुएंस होती है। और उसके बाद उसकी आगे जो फर्दर ट्रेडिंग है वो सेकेंडरी मार्केट में की जाती है, जिसको हमने स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं या ओवर द काउंटर मार्केट कहते हैं। जबकि जो प्राइवेट प्लेसमेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट की मोस्टली जो है सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती, लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसी एक्टिविटीज लॉन्च की जा रही हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस लेके आई जा रही हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट की भी किसी हद तक जो है वो ट्रेडिंग की जा सके। तो ये पब्लिक और प्राइवेट प्लेसमेंट का है कि पब्लिक प्लेसमेंट को जब पब्लिकली फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है तो उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और जब उन सिक्योरिटीज की फर्दर सेल परचेज की जाती है तो उसको हम जो है वो सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट एनालिसिस, जो हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्रेडिट एनालिसिस। देखिए, अब क्रेडिट एनालिसिस बेसिकली व्हाट इज क्रेडिट एनालिसिस? व्हेन कंटेम्पलेटिंग शॉर्ट टर्म एंड स्पेशली लॉन्ग टर्म लेंडिंग, lenders perform a credit analysis along several directions। तो हमने पहले भी बात की कि जब भी हमने किसी से लोन लेना है तो स्पेशली लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए तो जो लेंडर्स होते हैं वो बहुत सारे पैरामीटर्स को देखते हुए जो है वो क्रेडिट एनालिसिस करते हैं। They analyze the borrower's financial data, that is the capital structure, cash flow statements, liquidity, etc. They estimate the market and liquidity values of assets। तो वो जो है मार्केट की जो उनके एसेट्स हैं उनकी मार्केटेबिलिटी को देखेंगे, उसकी लिक्विडिटी को देखेंगे। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट देखिएगा। तो लास्ट पॉइंट में हम ये कहते हैं, दे आल्सो लुक एट द कैपेबिलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द एंटरप्रेन्योर और टॉप मैनेजमेंट, वो टॉप मैनेजमेंट की या एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टर और कैपेबिलिटी को भी देखेंगे। सो बैंकर्स रेफर टू द 5 C's ऑफ क्रेडिट, दैट इज द कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल एंड कवरेज। The first 4 C's were just described। इसमें से जो फर्स्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्क्रिप्शंस के तौर पे होती हैं, whereas the 5th one is simply the existence of insurance against death or disability of a key person। जबकि जो 5th कैरेक्टरिस्टिक है ये जो है वो बेसिकली ये है कि आप
इंश्योरेंस करवाती है कंपनी जो है कि जो उसके की पर्सन हैं, अगर किसी भी वजह से उनकी डेथ हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए और लैंडर ये समझता है कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बगैर कंपनी ठीक तरीके से नहीं चल सकेगी, तो वहां पे कवरेज ली जाती है, मींस इंश्योरेंस ली जाती है। Then the credit analysis are also performed by the third parties who do not lend to the firm. और मोस्टली जो क्रेडिट एनालिसिस है वो थर्ड पार्टीज करती हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो है वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रेडिट एनालिसिस करती है। मूडीज हैं जो आपके क्रेडिट एनालिसिस करते हैं। तो ये थर्ड पार्टीज के तौर पे भी क्रेडिट एनालिसिस करती हैं। अब इन फर्म्स ने लोन देना नहीं है किसी कंपनी को, लेकिन इसके बावजूद वो क्रेडिट एनालिसिस करते हैं। अब वो क्यों क्रेडिट एनालिसिस करते हैं? प्रीडोमिनेंट अमंग दीज आर द रेटिंग एजेंसीज, तो उनको रेटिंग एजेंसीज कहा जाता है। देयर मेन रीजन इज दैट credit analysis is costly, and when claim holders are dispersed, as it is usually the case for a public bond, it is efficient to centralize credit analysis in a single entity or a small number of entities. तो उसकी रीजन ये है कि जो क्रेडिट एनालिसिस होते हैं ये इजी नहीं है, डिफिकल्ट होते हैं, कॉस्टली होते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने जो है वो पब्लिक बॉन्ड इशू करने हैं, मीन जनरल पब्लिक को बॉन्ड इशू करना है, और हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस बॉन्ड के अंदर। तो अब हम अकेले अलहदा से कैसे जो है उसका एनालिसिस करें, क्रेडिट एनालिसिस, हमारी उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं? रेटिंग एजेंसी जो होती हैं वो डिफरेंट कंपनीज की रेटिंग करती हैं, वो उनकी ग्रेडिंग करती हैं। जैसे मूडीज और जो एस एंड पुअर्स हैं उनकी जो सुप्रीम रेटिंग है वो AAA है, जिसको वो बहुत ज़्यादा सिक्योर समझते हैं, उस कंपनी को वो AAA असाइन करते हैं। उसके बाद AA है, फिर सिंगल ए है। जो फोर्थ लेवल पे जो रेटिंग आती है वो BBB, BB एंड B, फिर CCC, CC एंड C, देन D। तो ये रेटिंग्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि जिसकी AAA रेटिंग है वो कंपनी सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है उस एजेंसी के नजर में, और जो जिसकी D है वो उसकी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, वहां पे रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा है। So issuers of bonds or of commercial paper, by paying fees to rating agencies for being graded, in a sense solve the collective action problem faced by the prospective bondholder. तो जो issuers होते हैं बॉन्ड के या कंपनीज होती हैं वो अपनी सिक्योरिटीज की रेटिंग करवाने के लिए, उनकी ग्रेडिंग करवाने के लिए रेटिंग एजेंसीज को पेमेंट करती हैं, उनके फीसिस को पे करती हैं कि जी आप हमारी सिक्योरिटीज को रेट करें और हम आपको जो इसकी फीस पे करेंगे। और देन देयर इज ए क्वेश्चन मार्क, वन में वंडर व्हाई रेटिंग एजेंसीज कैन हैव एनी रिलायबिलिटी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज एंग्रो है, उसने कुछ सिक्योरिटीज को इशू करना है और वही जो है वो पेमेंट भी कर रही है रेटिंग एजेंसी को कि आप हमें जो है वो रेट कर दें, और वो जो है उनको रेट करते हैं पेमेंट लेके, तो फिर जो है वो क्रेडिबिलिटी कहाँ पे होगी? बीइंग इन्वेस्टर हम कैसे ये बिलीव कर सकेंगे कि ये जो रेटिंग हुई है ठीक हुई है? इसका क्वेश्चन ये है कि जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनको अपनी जो वैल्यू है, जो उनका इमेज है इन्वेस्टर्स की नज़र में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो फीस तो लेती हैं लेकिन वो रेटिंग बिल्कुल सही देती हैं। उसकी रीज़न क्या है? जैसे हमने बात की स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और मूडीज की, तो इनके ये इतने ज़्यादा फेमस क्यों है? ये ज़्यादा फेमस इसलिए कि मोस्टली इनकी रेटिंग जो है वो ठीक होती है, और ऐसी कंपनी जिसकी रेटिंग ठीक नहीं होगी उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम निकलेंगी, इन्वेस्टर्स उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। और अगर किसी रेटिंग एजेंसी का, क्रेडिट एजेंसी की रेप्यूट अच्छी नहीं है, उसका इमेज अच्छा नहीं है, तो वो जो है वो कभी भी इन्वेस्टर उसको पेमेंट नहीं करते, वो उसकी वो लेवल जो है वो नहीं बन पाता। तो इस वजह से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये फीस तो लेती हैं लेकिन इनकी रेटिंग ये ठीक रखती हैं अपनी वर्थ को इंक्रीज करने के लिए, अपनी रेप्यूट को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए। तो ये आज की जो हमारी वो डिस्कशन है वो यहाँ तक थी, जिसमें हमने डिस्कशन की कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स के, सबसे पहले हमने कैपिटल स्ट्रक्चर पे बात की, हमने थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पे बात की, इसके अंदर रिसेंटली इम्प्रूवमेंट्स क्या आई हैं उनके ऊपर बात की, और कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं फर्म वैल्यू के लिए अलॉन्ग विद कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर बात की। सेकंड सब टॉपिक में हमने डेट की बात की, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, उसमें ऑप्शंस कौन कौन सी हैं उसकी बात की, और फिर उसके बाद जो है
क्रेडिट एनालिसिस क्या है, इसके अंदर कौन क्रेडिट एनालिसिस करते हैं, किन चीज़ों को देखा जाता है, इसके ऊपर जो है हमने बात की।